नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए चैप्टर 1 लेके आया हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है डिसीजन मेकिंग। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी होती है आपका डिसीजन लेना। हम क्या डिसीजन लेते हैं, कैसे हमें बिजनेस करना है, किस स्केल पे हमें बिजनेस करना है और कौन सा बिजनेस करना है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है हमारा, वो ये होता है कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, किस तरह का बिजनेस करना है और किस स्केल पे बिजनेस करना है। अगर हम ये सोचें कि हमें लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है, तो उसके हिसाब से हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उनको छांटना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहला डिसीजन लेने का तरीका जो होता है वो 6 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। 6 पॉइंट्स। पहला, हमारा गोल क्या है, हमारा बिजनेस का गोल क्या है, हमें बिजनेस क्यों करना है, किस लिए करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हम किस स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं। हमें लार्ज बिजनेस करना है, हमें स्मॉल बिजनेस करना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, हमें प्रोडक्शन में जाना है, या हमें सप्लाई में जाना है, सप्लाई चेन में जाना है, या हमें रिटेलिंग करनी है। सबसे बड़ा पॉइंट, हमें हमारा गोल पता होना चाहिए। किस तरह से हम, किस प्रकार से हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा गोल सेट नहीं है, हमने गोल को सेट नहीं किया, तो हम फेलियर पे जाएंगे। कोई भी बिजनेस फेल केवल एक ही वजह से होता है, क्योंकि वो क्लूलेस होता है, गोल नहीं होता है उसका। अगर हमें बिजनेस करना है और हमें आगे बढ़ना है, तो हमें अपना गोल सबसे पहले सेट करना होगा। सेट कैसे, गोल को आप सेट करते हो, आप कैसे आगे जाते हो, जितना आप आगे जाना चाहोगे गोल अपना सेट कीजिए कि मुझे एक ग्रॉसरी स्टोर खोलनी, तो ग्रॉसरी स्टोर पे हमें क्या क्या पॉइंट्स करने हैं, कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है, ये हमारा गोल सेट होना चाहिए। या फिर हमें करना क्या है बेसिकली, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है उस चीज़ के बारे में। सबसे पहला, इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। आप किसी भी बिजनेस को करने जाएं तो उसमें आप पहले इंटरेस्ट लेके आइएगा। दूसरा पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसी भी बिजनेस को करने के पहले हमें उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करेंगे, उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि इंफॉर्मेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी बिजनेस से उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं, हम अपने आप को उतना ही ज़्यादा उस बिज़नेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं और उतना ही ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सबसे ज़रूरी होती है। जैसे आज आपको इन्फॉर्मेशन है मार्केट की, या ग्रोसरी स्टोर की, या बिज़नेस की, या अगरबत्ती के बिज़नेस की, या किसी और तरह के बिज़नेस की, आपने जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली, आप उससे हर सेक्टर में जा सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, आप सप्लाई चेन में जा सकते हैं, आप स्टोर पे जा सकते हैं। तो दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट होता है, किसी भी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, सक्सेस रेट उतना ही ज़्यादा होगा। इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता है कि ओनली आपने प्रोडक्ट के बारे में जान लिया। प्रोडक्ट के बारे में जानने से अकेला फ़ायदा नहीं है। तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेल, डिमांड, सप्लाई, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं इंफॉर्मेशन के। हम क्या करते हैं, कोई भी बिज़नेस चालू करने के लिए हमने देखा, ओ मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा खपत है, इतना ज़्यादा मार्केट है, इतना लार्ज स्केल पे मार्केट है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि वो लार्ज स्केल कितना लार्ज है।
हम हमेशा एक ही चीज़ पे देखते हैं कि अरे इतना बड़ा मार्केट है। हम कभी ये नहीं देखते कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, हम कभी ये नहीं देखते हैं कि कहाँ से हमें सप्लाई हो पाएगी, हम कभी ये नहीं देखते कि मार्केट में कितना हमारा जाएगा, हमें मार्केट में कितना एक्सपेंडिचर लगाना है, हम कभी नहीं देखते। हम क्या देखते हैं, जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप इतना पैसा लगाएं, इतना आपको मिल जाएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, इंफॉर्मेशन अबाउट द डिमांड, इंफॉर्मेशन अबाउट द सप्लाई चेन। हमारा एंड प्रोडक्ट, एंड क्या है, एक कंज्यूमर। कहीं से भी कोई भी बिजनेस में जाएं, आप चाहे सप्लाई चेन पे जाएं, आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, आप चाहे रिटेल काउंटर पर रिटेलिंग में जाएं, हर एक चीज़ का जो एंड होता है वो होता है कस्टमर। जब तक आपके पास कस्टमर नहीं है, जब तक आपके पास कुछ नहीं है। सो इन्फॉर्मेशन कि आपका प्रोडक्ट कैसे कस्टमर के हाथ में जाए, इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, इस बात को जोर दे रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन बिजनेस के बारे में आपके पास आएगी, आप उतना ही ज़्यादा अच्छा बिजनेस करेंगे। इसके बाद में इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर ली, हमने उसके हिसाब से अपन बढ़ गए। फिर एक बार इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद में फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा जो है वो आ जाता है इन्फॉर्मेशन के बाद, मार्केट स्टडी। हम मार्केट को देखते हैं, मार्केट समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमने प्रोडक्ट की देख लिया, अब मार्केट हमें क्यों देखना है, मार्केट हमें दो तरह से देखना होता है, एक तो रॉ मटेरियल और दूसरा माल तैयार होने के बाद में मार्केट में सेलिंग। सो फर्स्ट यू हैव टू परचेज, देन सेकंड यू हैव टू सेल। तो जो तीसरा पॉइंट है वो आ जाता है हमारा मार्केट। मार्केट कितना मार्केट है, कितने किस हिसाब से हमें आगे जाना है, किस हिसाब से हमें चीज़ें बढ़ानी हैं और हमें इसमें क्या क्या करना है। मार्केट का मतलब ये होता है कि आप कभी भी जब इंफॉर्मेशन की बात है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही मार्केट है हमारा। इंफॉर्मेशन मार्केट के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में, कितनी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें और कैसी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है, इनको हम कैसे और चीज़ों को निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको पता होना चाहिए कि एक छोटा सा बिजनेस है, मान के चलिए हम एफएमसीजी सेक्टर में जाते हैं, एफएमसीजी फूड इंडस्ट्रीज में हम जाते हैं। तो हमें फूड इंडस्ट्री में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें मसालों की, मसाले में हम गए तो हमें ये पता होना चाहिए कि मसालों में कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है। जैसे आप एक मान के चलिएगा कि आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और आपको मिर्च खरीदनी है, तो आप किस जगह जाएंगे, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे मिर्च ज़्यादा मिलती है। या आप दिल्ली में बैठे हैं, आपने नाम सुना है सेलम की हल्दी सबसे अच्छी कहलाती है, लेकिन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप सेलम जा सकें और वहाँ से हल्दी मंगाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है। लोकल हम देखते हैं, कहाँ से देखेंगे हम, अपने लोकल एरिया, नियर बाई एरिया। हमारे पास में महाराष्ट्र से आ सकती है, महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हल्दी का बड़ा लार्ज स्केल पे बिजनेस होता है, हम वहाँ से उठा सकते हैं। कोरिएंडर, धनिया, हम कहाँ से ले सकते हैं, सबसे बेहतरीन धनिया एक गुना डिस्ट्रिक्ट में जगह आती है कुंभराज, वहाँ पे बहुत अच्छा धनिया मिलता है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर जगह वहाँ का धनिया है, लोकल मार्केट भी है, हम वहाँ से उठा सकते हैं। लेकिन लोकल मार्केट में भी हमें देखना पड़ेगा कि किस जगह किस तरह का, कौन सी क्वालिटी का धनिया हमें मिल रहा है और उसकी वैल्यू क्या है। सो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई, रॉ मटेरियल। मार्केट में हम जाएंगे, रॉ मटेरियल देखेंगे, रॉ मटेरियल की 10 जगह लेंगे, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन।
सेकंड क्या होता है कि हम ये बेचने जा रहे हैं तो किस जगह हमें बेचना है, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, ये भी स्टडी इम्पोर्टेंट होती है। मान के चलिए आप मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में मिर्ची का बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे मिर्ची उगाई जाती है। अब आप मिर्ची कहीं दूर की लेके आके और निमाड़ में बेचने जाएंगे तो आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वहीं पे मिर्ची कहाँ नहीं होती है, वहाँ पे जैसे पंजाब तरफ में, हरियाणा में, हिमाचल में, यहाँ पे मिर्ची नहीं उगाई जाती है। अगर आप मिर्ची उठा के वहाँ बेचने जाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट हो जाएगा। उगाई जाती है लेकिन कम उगाई जाती है, आप उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं पे आप निमाड़ में आएंगे तो वहाँ नहीं बेच पाएंगे। सेलम में आप हल्दी बेचने जाएंगे आपको बहुत महंगा पड़ेगा, और वहीं पे आप उठा के हल्दी दूसरी स्टेटों में बेचने जाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ कहाँ से लेना है और कहाँ पे बेचना है, ये एक पॉइंट है। मसाले मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मसाले का व्यापार बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा चलता है। मध्य प्रदेश का गेहूँ सबसे अच्छा चलता है, बहुत अच्छा कहलाता है। सरबती गेहूँ वर्ल्ड फेमस है मध्य प्रदेश का। किंतु परंतु लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में कहीं और उगाया नहीं जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट की कीमत हमें कहाँ ज़्यादा मिलेगी, कहाँ से लेना है, कहाँ पे बेचना है। इसलिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है मार्केट। जितना ज़्यादा मार्केट स्केल करेंगे उतनी ज़्यादा हम खपत निकाल पाएंगे। फिर इसके बाद में पॉइंट आ गया कि फोर्थ पॉइंट जो हमारा आ जाता है दैट इज फंडिंग। सबसे पहली चीज फंड्स। मार्केट में हमें अपना जैसे हमने माइंड मेक किया हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना है, फंड हमेशा हाई लगेगा। जितना ज़्यादा फंड उतना ज़्यादा अर्निंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फंड्स मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा लगता है, रिटर्न मैन्युफैक्चरिंग में डिले आता है, बट लंबे समय में मिलेगा लेकिन ज़्यादा मिलेगा। दूसरा मार्केटिंग और सेल्स। मार्केटिंग और सेल्स में हमारा लागत बिल्कुल कम है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। हम सप्लाई चेन का एक हिस्सा बन जाते हैं। हमने किसी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली, आज नहीं तो कल इसमें पैसा मिल जाएगा, और एक फिक्स इनकम होती है। फिक्स्ड मतलब क्या होता है, इसमें आपने जैसे लिया तो कई कंपनियां होती हैं, आप जैसे मान के चलिए दवाइयों की एजेंसी ले ली, या आपने कुरकुरे चिप्स वगैरह जो आते हैं, वेफर्स वगैरह की एजेंसी ले ली, या मसालों की एजेंसी ले ली, या आपने किसी तरह का हेयर शैम्पू वगैरह कंपनी की कोई एजेंसी ले ली। उसमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आपको 6% टू 12% तक के मार्जिन्स होते हैं। तो अब जैसे आपने 4 लाख की सेल किया, 4 लैक्स, तो 24,000 रुपीज़ पर मंथ आपको बचेगा। या अगर 12% पे जाते हैं तो 48,000 रुपीज़ पर मंथ के आसपास आपकी अर्निंग हो गई। तो इतनी अर्निंग हो जाएगी आपकी। और एफएम, और अगर आप वहीं पे रिटेल काउंटर पे जाते हैं कि हमने रिटेल काउंटर हमारा डाल दिया, तो रिटेल काउंटर का एक पॉइंट होता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि रिटेल काउंटर में कुछ चीज़ों पे 40% तक का मार्जिन होता है। लेकिन इसमें आपकी सेल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने पिछले पेज पे आपको बताया था कि हम अगर देखा जाए तो हमने किसी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूटरशिप या एजेंसी ले ली तो उसमें हमें बेनिफिट होगा। तो इसमें सीधा सीधा डिपेंड करता है सेल के ऊपर, जितना ज़्यादा आपका मार्केट में सेल जाएगा। दूसरा इसमें मनी जो होती है आपकी मार्केट में जाती है। आपने
शॉपकीपर को, दुकानदार को माल आपने उधार में दिया और वो आपको 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 5 हफ्ते में पैसा देता है, तो वो एक इंटायरली डिफरेंट मैटर हो गया। फिर इसके बाद रिटेल काउंटर। रिटेल काउंटर का सबसे बढ़िया काम होता है, कम लागत होती है, लेकिन आप लोकली एक एरिया में, केवल एक एरिया में ही आप वर्क कर पाओगे। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पैन इंडिया जाएगा, इवन इंपोर्ट में भी जा सकता है। सप्लाई चेन, अगर आप बीच का पोर्शन चुनते हैं सप्लाई चेन का, तो उसमें आप एक शहर में, एक डिस्ट्रिक्ट में या एक स्टेट में आप वर्क करोगे। लेकिन अगर आप शॉप चुनते हैं, शॉप अगर आपने चुना, तो आप लिमिटेड एक लोकल एरिया में होगे। लोकल एरिया इट मीन्स नॉट ओनली द एरिया ऑफ अ सिटी, बट सिटी की एक कॉलोनी में ही आप लिमिटेड होके रह जाओगे। सो आपके पास जो क्लाइंटेज है वो आपकी कॉलोनी का क्लाइंटेज होगा। तो ये एक एडवांटेज है। आपकी सेल अच्छी है, आप 25,000 50,000 रुपये भी कमा सकते हो। आप इस सेक्टर में 1,00,000 2,00,000 भी कमा सकते हो। लेकिन जब कंपनी की बात करते हैं तो आप यहाँ पे करोड़ों में आपकी अर्निंग जा सकती है, जितना लार्ज स्केल पे आप काम करेंगे। सो अल्टीमेटली मनी, फंडिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जितना ज़्यादा फंड डालेंगे उतना ही ज़्यादा। अब कंपनी हर कोई लेके नहीं बैठ सकता, हर कोई लेके खोल नहीं सकता, हर कोई चला नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए स्किल लगते हैं, उसके लिए मैन पावर लगती है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमने कंपनी डाली तो हमारे कितना अर्निंग है और कितना खर्चा है। जैसे एक कंपनी है, कंपनी में आपको एचआर रखना पड़ेगा, अकाउंट सेक्शन रखना पड़ेगा, आपको मार्केट सेल्स टीम रखनी पड़ेगी, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी पड़ेगी, आपको वर्कर्स रखने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको इसमें हर महीने आपकी मान के चलिएगा, एक कंपनी की अगर 10 लाख की सेल है, आपको 10 लाख की सेल में आपका प्रॉफिट 30% है, तो आपने 3 लाख रुपए कमाया। 3 लाख रुपए कमाने के लिए प्राइमरी चीज़ आपको देनी पड़ेगी मार्केट सेल्स टीम को, सेल्स टीम और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यूनिट में आपके यहाँ पे जो आदमी काम कर रहे हैं, जो पैकिंग कर रहे हैं, उनको एक बार को आप एचआर और अकाउंट से समझौता कर लेते हैं, बहुत छोटी कंपनी है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन सेल्स के लिए आपको सेल्स पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। अब सेल्स पर्सन आप रखने जाएंगे तो छोटे से छोटा सेल्स पर्सन है वो 20,000 से 30,000 रुपये की सैलरी कम से कम लेता है। 30,000 रुपये, अब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि 30% मतलब 3 लाख रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है। 2 सेल्समैन रखे आपने, 60,000 रुपये आपने उसको दे दिए। मैन्युफैक्चरिंग में आपने रखा 5 काम करने वाले हैं, अगर एक काम करने वाले की 300 रुपये पर डे के हिसाब से सैलरी होती है, 24 डेज में काम करता है, तो आपके 72,000 रुपीज़ तो आपके यहीं पे खर्च हो जाएंगे। फिर इसके बाद 60,000 रुपीज़ वहाँ चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपका अलग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आपकी अलग हो गई। फिर इसके बाद में अलग अलग नॉर्म्स हैं, सारी चीज़ें देखी जाएँ तो अल्टीमेटली आप घुमा फिरा के जो आपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन देखा, वो आपकी जेब में केवल केवल 20,000 से 40,000 के बीच में बचेगा। इसकी जगह पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जाते हैं, मैंने जैसे आपको बोला, अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आपने डिस्ट्रीब्यूटर बन के 10 लाख रुपए की सेल किया और आपका 8% का मार्जिन है, मान के चलिए एक एवरेज जैसे मैंने बताया था 6 से 12% का होता, 8% का मार्जिन है, तो ये खाली ये इतनी बड़ी तामझाम लाइबिलिटीज़ लेके केवल 20 से 40,000 रुपये कमा रहा है, और आप कुछ नहीं, केवल आपने 10 लाख रुपए लगाया। अब आपकी कोई हेडेक नहीं। हेडेक क्या है? आपका पैसा मार्केट में लगा है, आपका सरदर्द है मार्केट में पैसा लगा हुआ,
और आपको कमा के कौन दे रहा है? कंपनी वाला, क्योंकि वो सेल्स वाला दे रहा है। ठीक है, सेल्स वाला आपको देगा। आपका केवल खर्चा आएगा लाइबिलिटी के रूप में, केवल और केवल डिलीवरी। अगर आप डिलीवरी करते हैं या अकाउंट्स के लिए आपने किसी को रखा, आप मान के चलिएगा 10 लाख की सेल की, 80,000 रुपये आपको मिले, 80,000 रुपये में से 20,000 का आपका खर्चा, तब भी आपने एक कंपनी से ज़्यादा कमाया। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो रिटेल चेन में हमें मिल सकता है। अब तीसरी चीज़ जो आ जाती है इसमें, शॉप। कोई भी शॉप है, हमने किसी भी तरह की शॉप खोली, उसका प्रॉफिट क्या होता है शॉप का? दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर हैं। पहली चीज़ है, शॉप के लिए जितना भी माल आता है वो ज़्यादातर माल आपको क्रेडिट पे मिलता है, तो आपकी जो लायबिलिटी है मनी की वो ख़त्म हो जाती है। आपको कहीं से मनी लाना नहीं है, आपको एक लड़का रखना है, एक दुकान पे काम करने वाला रखना है जो आपके आपके लिए काम करेगा। आप उसको 10,000 रुपये की तनख्वाह दीजिए। अगर आप मान के चलिएगा कि एक मोटा मोटा एवरेज 20% आपका प्रॉफिट है, और अगर आपने अपनी दुकान से करीब करीब 6 लाख की सेल किया, 6 लाख की सेल की मंथ की, तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि 6 लाख की सेल में आपको कितना हुआ। 1,20,000 रुपये आपको बचेगा। 1,20,000 रुपये आपको बचेगा हर महीने। अगर इसमें से आपने 20,000 रुपये काट भी दिए तो आपको 1,00,000 रुपये महीने की सेल मिलेगी, प्रॉफिट होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में अगर कोई रहता है कम पैसे लगा के, तो वो होता है शॉपकीपर। लेकिन अब मैंने आपको एक और बात बोली थी, यहाँ लायबिलिटी कम हो गई, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया। कंपनी की अगर हम बात करेंगे, कंपनी में लायबिलिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे प्रॉफिट कम होता है। जितनी कम लायबिलिटी उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितनी ज़्यादा लायबिलिटीज़ उतना कम प्रॉफिट, जितनी कम लायबिलिटीज़ उतना ज़्यादा प्रॉफिट। एक सीधा सा इसमें फैक्टर वर्क करता है। तो हमें ये भी सोचना है कि हमारी कितनी लायबिलिटीज़ हैं और कितना ज़्यादा पैसा हम उन लायबिलिटीज़ से बचा सकते हैं। जितनी कम लायबिलिटी रखेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें, जैसे लायबिलिटी की बात आ गई, आपने बिजनेस सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन हो गया, आपको किस सेक्टर में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, रिटेल सप्लाई चेन में जाना है, या आपको ग्रोसरी स्टोर खोलनी है। सबकी लायबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं। तीसरी चौथी चीज़, फंड के बारे में भी मैंने बता दिया है कि आप फंड कलेक्शन में आपको अगले अपने चैप्टर में बताऊंगा कि फंड कलेक्शन हमें करना है। तो अब ओवरऑल कोई भी बिजनेस खोलने के लिए आपके पास एक ही चीज़ बची है। अब वो बची है क्या? आपका दिमाग, कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्योंकि सेक्टर चुनना आपका काम है। कोई भी डिसीजन लें, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा कि किस चैप्टर, किस तरह का बिजनेस हमें करना है, किस टाइप में हमें जाना है और किस तरह की फंडिंग लगाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चला तो आप पूरे फेलियर की तरफ जा गए। अगर मैन्युफैक्चरिंग में जो चेन है आपकी, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और सप्लाई, रिटेलर, शॉप्स, अगर इनके बीच में एक भी चीज़ ब्रेक हुई, द इम्पॉर्टेंट पर्सन इज सेल्स, अगर यहाँ पे कुछ भी ब्रेक हुआ तो आपकी पूरी कमर टूट जाएगी। दूसरी चीज़, जैसे आपको मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए, अगर आप उसमें जाते हैं, आपका माल सेल नहीं होता है, आज नहीं तो कल वो चला जाएगा। कंपनी एक्सपायरी उठाती हैं, आज नहीं तो कल कंपनी में वो एक्सपायर होके जाएगा, आपको नया माल आ जाएगा और चला जाएगा। बहुत कम चांस होते हैं कि कोई कंपनी डूब गई, वो अपना माल छोड़ देती है। और तीसरा, रिटेलर हमेशा प्रॉफिट में रहता है। उसके लिए एक सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि एक्सपायरी मार्केट से उठ के वापस चली जाती है, ये एक्सपायरी कंपनी को जाती है।
दूसरी चीज़, रिटेलर को उधार में माल आता है, परसेंटेज भी ज़्यादा होता है और स्केल बहुत कम चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको लार्ज स्केल पे आपका बिजनेस नहीं होता, छोटे स्केल पे बिजनेस होता है। आप उधारी भी देते हैं तो सबको देते हैं। कंपनी ने सबसे ज़्यादा उधारी बांटनी है, 10 लोगों को बांटनी है, डिस्ट्रीब्यूटर को 500 लोगों को बांटनी है, दुकानों को बांटनी है। लेकिन इसकी जो 10 लोगों की उधारी है ये बहुत ज़्यादा होती है, लाखों में जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर की हज़ारों में जाती है और रिटेलर्स की सैकड़ों में जाती है। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि कहाँ पे किसकी कितनी उधारी गई और कितना किसका पैसा मार्केट में फंसता है। सो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है और आप लोगों को मेरे हिसाब से डिसीजन मेकिंग में अब और कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको मेरे नीचे यूट्यूब में दे दूँगा। थैंक यू।